गुड मॉर्निंग क्लास। तो पॉलिटी में स्वतंत्रता का अधिकार हम लोगों ने खत्म कर लिया है, तो आज हमें आगे समझने हैं, ठीक ना। तो आगे हम आज कहाँ से समझेंगे भैया, तो हम कहेंगे भैया आज हमें ये समझने हैं, हमें आज समझने हैं आर्टिकल आपका 23 और आर्टिकल कौन सा समझना है, ये 24। ये दोनों आर्टिकल हमें समझने हैं, क्योंकि हमने जब मूल अधिकार पढ़ रखा है तो मूल अधिकारों में हमने ये देखा था ना कि 6 मूल अधिकार बताए गए हैं और 6 मूल अधिकारों में हमने स्वतंत्रता का अधिकार तक कर लिया है। उसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो भैया यहाँ पर आज हम हेडिंग क्या लगाएंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये पॉइंट हमें क्लियर होना चाहिए आज, ठीक ना। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर इसको हम लिखेंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे अंग्रेजी में, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये लिखेंगे, समझ गए। इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, तो हम कहते हैं भैया इसमें आपके आर्टिकल आते हैं 23 और आर्टिकल 24। पॉइंट क्लियर है। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। अब देखो पॉइंट इसमें कौन सी आके फंसती है भैया, तो हम कहते हैं भैया ये आर्टिकल 23 और 24 भीमराव अंबेडकर जी ने अपने संविधान में क्यों लिखा, ये पॉइंट आपका यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि क्यों लिखा। देखो क्योंकि उस समय जब अपना संविधान नहीं था तो उस समय क्या होते थे, बहुत ही ज्यादा क्या किया जाता था, शोषण किया जाता था हमारा। और जब बहुत ही ज्यादा शोषण किया जाता था तो यह इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है कि उनके दिमाग में ये शोषण वाला काम जरूर आएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो हम आज पहले हम कौन सा आर्टिकल पढ़ेंगे, हम कहेंगे भैया हम पहले पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 23, मतलब आर्टिकल 23 पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 23 में भैया हम क्या पढ़ना शुरू करेंगे, आर्टिकल 23 में कौन सी बात बोली गई है। जो आर्टिकल 23 है इसमें 24 लिख दिया, अच्छा। जो आर्टिकल 23 है इसमें भैया हम कहते हैं ना कुछ प्रकार से बताए गए हैं कि इस प्रकार के जो चाहे सरकार हो चाहे मतलब आप कहीं और आपका शोषण हो रहा हो, तो मतलब इस प्रकार के आपके शोषण नहीं हो सकते। अगर इस प्रकार का कहीं पर भी देश में शोषण हो रहा है तो इसका मतलब ये सारी चीजें गलत हो रही हैं। तो आपको यही चीजें यहाँ पर समझनी है। तो बताओ आर्टिकल 23 में क्या क्या चीजें मना की गई हैं, या किन चीजों को असंवैधानिक बताया गया है, या किन चीजों पर रोक लगाया गया। तो हमें कहेंगे पहले भैया इसमें एक वर्ड आता है मानव तस्करी। मानव तस्करी पहला वर्ड, इस पे हम फोकस करेंगे, मानव तस्करी। समझ गए। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। क्या बोलेंगे इसको हम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को क्या किया गया, निषेध है। समझ गए। फिर एक और दूसरा वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं भैया बेगार। एक और दूसरा वर्ड आता है, इसको हम अंग्रेजी में बेगार ही बोलते हैं। समझ गए। तो ये जैसे हमने कहा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, ये हुआ, ये सब क्या है, तो हम कहेंगे इसको मना किया गया है। एक वर्ड और आता है जबरन मजदूरी। जबरन मजदूरी, और मैं सब क्लियर कर दूंगा आज आपका। जबरन मजदूरी, जबरन मजदूरी का मतलब होता है फोर्सफुली लेबर, मतलब कि फोर्स लेबर। फोर्स लेबर अंग्रेजी में इसको हम क्या कहते हैं, फोर्स लेबर। मतलब किसी को जबरदस्ती काम करवाना क्या कहलाता है, जबरन मजदूरी कहलाता है। समझ गए। तो हम ये 3 ही पॉइंट हमें समझने हैं। कौन कौन से, एक मानव तस्करी समझना है, एक बेगार समझना, और एक जबरन मजदूरी समझना है। ये 3 पॉइंट हमें बढ़िया से समझने हैं कि भैया ये कौन कौन से पॉइंट इसमें आ जाते हैं। समझ गए। पहले हम मानव तस्करी समझते हैं। समझ गए। पहले हम क्या समझेंगे, मानव तस्करी समझेंगे। जब मानव तस्करी की बात आती है तो सबसे पहले आता है कि ये मानव तस्करी किसे कहा जाता है। तो मुझे ये 2 पहले मिटाऊंगा मैं, तब यहीं पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा भैया कि ये मानव तस्करी क्या है। तो हम कहेंगे भैया मानव तस्करी का मतलब ये होता है लोगों का अवैध रूप से व्यापार, लोगों का अवैध रूप से व्यापार, अवैध रूप से व्यापार, यही क्या कहलाता है, मानव तस्करी कहलाता है। भाई यहां लगा देखो तस्करी, अगर केवल तस्करी लगा होता तो वहां हर प्रकार के हम व्यापार शामिल कर लेते। जैसे हमने वहां ड्रग्स शामिल कर लेते, और वहां पर और भी 2 फालतू चीजें की दवाइयां होती हैं उनको भी शामिल कर लेते।
लेकिन यहां पर वर्ड बोल दिया मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। समझ गए? तो यहां आपको यही समझना है कि लोगों का अवैध रूप से व्यापार ही क्या कहलाता है, हम कहते हैं मानव तस्करी कहलाता है। पहली पॉइंट क्लियर हो गई कि नहीं? हम कहेंगे हाँ क्लियर हो गया। तो भैया ये जो लोगों का अवैध रूप से व्यापार हो रहा, क्यों हो रहा है, क्यों रोका जा रहा है? मेन कारण बताया गया, जो लोगों का अवैध रूप से व्यापार हो रहा था, इसके दो कारण बताए गए ज्यादातर। एक बताया गया बंधुआ मजदूरी, एक क्या बताया गया? बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी के लिए, बंधुआ मजदूरी के लिए, बंधुआ मजदूरी के लिए। और दूसरा ये बताया गया यौन शोषण के लिए, यौन शोषण के लिए। अब यौन शोषण में कौन आता है? तो हम कहते हैं भैया इसमें वेश्यावृत्ति थी, वेश्यावृत्ति शामिल था। समझ गए कि नहीं समझ गए? हम कहते हैं भैया बंधुआ मजदूरी क्या होता है मैं बताऊंगा आपको, यौन शोषण क्या होता है मैं बताऊंगा आपको, वेश्यावृत्ति क्या होती है मैं बताऊंगा आपको। समझ गए कि नहीं? केवल अभी अपने दिमाग में इस पॉइंट को डालो कि मैं यहां पर आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी, ये अवैध रूप से जो कहते हैं ना लोगों का अवैध रूप से व्यापार होता था, उसी को हम क्या बोलते थे भैया? मानव तस्करी नाम देते थे। अब भैया जैसे हम कहते थे छोटे छोटे बच्चे बेचारे होते थे, समझ गए? छोटे छोटे बच्चे होते थे, उनको क्या कर दिया जाता था? बेच दिया जाता था। ऐसे करके जो महिलाएं होती थी, लड़कियां होती थी, तो उनका भी क्या कर दिया जाता था? वेश्यावृत्ति के लिए उनको भी क्या कर दिया जाता था? बेच दिया जाता था। बेचने का मतलब ये क्या होता था? उनका अवैध रूप से व्यापार किया जा रहा था। ये जैसे हमने कहते हैं ना अमेरिका भेज दिया जाता था, या मान लो अफ्रीका भेज दिया जाता था, मतलब ऐसे ऐसे सभी जगहों पर क्या कर दिए जाते थे? भेज दिए जाते थे। केवल क्यों भेजे जाते थे? तो भैया औरतों को वेश्यावृत्ति करने के लिए, और बच्चों या फिर मजदूरों को या गरीबों को क्यों भेजा जाता था? बंधुआ मजदूरी के लिए। तो भैया यही सब रोकने के लिए, बता समझ गए, यही सब रोकने के लिए आर्टिकल 23 आता है। भीमराव जी के दिमाग में ये बात तभी आई क्योंकि अपने देश में ये सारी चीजें बढ़ रही थी, तो उनके दिमाग में ये बात आई कि इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए, इस पर एक कानून बना देना चाहिए ताकि बंधुआ मजदूरी रुक जाए, ताकि यौन शोषण रुक जाए, ताकि लोगों से जबरदस्ती कोई वेश्यावृत्ति ना करवा सके। मतलब लोगों को, मतलब कि जैसे कोई महिला है उसको कोई जबरदस्ती वेश्या ना बना सके। समझ गए कि नहीं समझ गए? यही सब कारण थे। तो हम कहेंगे भैया तब इसका मतलब इस बात को हमें समझना चाहिए। हम कहेंगे हाँ इस बात को हमें बढ़िया से समझना चाहिए। भैया देखो हम कहेंगे बताओ ये बंधुआ मजदूर कौन होते हैं? पहले नंबर पे ये बात आती है बंधुआ मजदूर कौन से होते हैं? तो हम कहेंगे ये जो बंधुआ मजदूर आते हैं, ये भैया ना, ये देखो इनके ऊपर क्या होता था? कर्ज लग जाता था। मान लो कि इनके पापा, मतलब कोई एक लड़का था, उसके पापा के ऊपर कर्ज लग गया, समझ गया? अब वो कर्जा चुका नहीं पा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं भैया? अब उनके यहाँ जाके काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। फिर जब वो मतलब कि उनका समय खत्म हो गया, तब उनका बच्चा जाके वही काम करेगा। फिर इसका समय खत्म हो गया, फिर इसका बच्चा जाके काम करेगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, किसी से काम करवाना, समझ जाओ कि जबरन किसी से काम करवाना, और पीढ़ी दर पीढ़ी वो मजबूर हो जाए। समझ गए? तो हम कहेंगे ऐसे लिखेंगे इसमें, कर्ज को चुकाने के लिए, कर्ज को चुकाने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी मजबूर होकर काम करना पड़े। यही था बंधुआ मजदूरी। समझ गए? यही था बंधुआ मजदूर कि मतलब बेचारा वो उसके ऊपर कर्ज लदा, उसके मतलब किसी पीढ़ी पर कर्ज लदा, उसको चुकाने के लिए वो भी क्या हो गया? पीढ़ी दर पीढ़ी मजबूर हो गया। समझ गए? और इसको हमने नाम दे दिया बंधुआ मजदूर। तो भैया बंधुआ मजदूर को रोकने के लिए क्या कोई अपने यहाँ एक्ट बनाया गया है? तो हम कहते हैं हाँ बनाया गया। तो भैया उस एक्ट का नाम हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो हम कहेंगे उस एक्ट का नाम है बॉन्डेड लेबर। देखो बंधुओं को हम अंग्रेजी में बॉन्डेड कहते हैं, बॉन्डेड लेबर।
समझ गए? अंग्रेजी में क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे इसको हम अंग्रेजी में बॉन्डेड कहते हैं। तो भैया इस पर क्या कानून बनाया गया और उस कानून का नाम रखा गया भैया बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड लेबर अबोलिशन सिस्टम एक्ट, अबोलिशन सिस्टम एक्ट 1976। जब ये एक्ट आया, इस एक्ट में ये कहा गया कि भैया भारत में क्या है, मजदूआ मजदूरी पूर्ण रूप से क्या हो गई, ये निषेध है, पूर्ण रूप से निषेध। पूर्ण रूप से क्या निषेध है? तो हम कहेंगे भैया बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी क्या हो गई? पूर्ण रूप से निषेध है। इसमें क्लियर हो गया आपका ये पॉइंट? तो भैया बंधुआ मजदूर कौन होते हैं? भैया कर्ज को चुकाने के लिए जो पीढ़ी दर पीढ़ी मजबूर होकर काम करना पड़ते हैं, जिसको उसको हम कहते हैं बंधुआ मजदूरी या बंधुआ मजदूर कहते हैं। और इसको रोकने के लिए भारत में एक एक्ट आया है जिसको बोलते हैं बॉन्डेड लेबर अबोल्यूशन सिस्टम एक्ट 1976। जब ये एक्ट आया 1976 में, तब से अपने यहाँ क्या कर दिए गए भैया, बंधुआ मजदूरी को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। अगर कोई भी बंधुआ मजदूरी करवाता हुआ पाया गया तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो भैया यहाँ पर लिख लेना कि अगर पूछ ले कि देखो आपसे क्या पूछ सकता है, सीधे एक्ट पूछ सकता है कि ये बताओ बॉन्डेड लेबर अबोल्यूशन सिस्टम एक्ट कब आया था, तो आपको याद होना चाहिए 1976 में आया था। चलो एक बात ये हो गई। अब हम चलते हैं यौन शोषण की तरफ। हम कहाँ चलेंगे? यौन शोषण की तरफ चलेंगे। भैया यौन शोषण में कुछ बातें ऐसी थी कि भैया इनको भी तो रोकना था, यौन शोषण को भी तो रोकना था। तो हम कहेंगे हाँ इनको भी तो रोकना था। भैया जब यौन शोषण आता है तो इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर भी क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी बातें समझनी है कि यहां पर भी अगर आपसे कोई पूछे बताओ वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए क्या कोई कानून बनाया गया था, तो आप तुरंत कहेंगे हाँ कानून बनाया गया था। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो वहां पर आपको जो कानून बनाया गया है, तो वहां पर कौन सा कानून था भैया वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए? तो हम कहेंगे भैया इमोरल ट्रैफिकिंग, इमोरल ट्रैफिक लिखा गया, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट। सर ये कब आया था? प्रिवेंशन एक्ट। डेट आपको याद होनी चाहिए केवल, बस डेट में जरूरी है, डेट जरूरी है। आपसे पूछेगा इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट कब आया था, तो लिखेंगे 1956 में आया था। और ये क्यों आया था? तो भैया ये हम कहेंगे यौन शोषण यानी कि वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए इस एक्ट को बनाया गया था। तो ये आपको बढ़िया से याद हो जाना चाहिए कि जो औरतों का अवैध व्यापार किया जा रहा है, औरतों का अवैध व्यापार ना किया जाए। और इसके लिए क्या लेके आया गया? इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956 लाया गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये पॉइंट अपने दिमाग में बढ़िया से रख लेना ताकि आपको कोई भी दिक्कत अब ना आए। यहां से ये बोला गया कि जो भी महिलाएं होंगी, समझ गए, उनका अवैध रूप से तस्करी नहीं किया जा सकता है। अगर वो अपने मन से जाना चाहती हैं तो वो जा सकती हैं, लेकिन उनका अवैध रूप से उनका कभी भी ये काम नहीं किया जा सकता। तो ये बात अपने दिमाग में रख लेना कि अगर उनकी इच्छा होगी तो वो जा सकती हैं, लेकिन उनको हम अवैध रूप से जबरदस्ती ये काम में नहीं डाल सकते हैं। पहले आप बहुत सारी मूवियां देखे होंगे, तो मूवियों में ये सब सारी चीजें ऐसे एक्सप्लेन की जाती थी। समझ गए? वहां पर दिखाया जाता था कि मतलब एक ऐसे कोठा बना दिया जाता था और कोठे में हम देखते थे ना कि मतलब जबरदस्ती ले जा कि जो मतलब कि गरीब घर के लोग रहते थे तो उनको जबरदस्ती वहां पर भेज दिया जाता था। जैसे अगर आपने एक मूवी देखा होगा सड़क मूवी में भी ये सारी चीजें दिखाई गई हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो वहां पर जबरदस्ती भेज दी जाती थी लड़कियां। फिर उसके बाद जो उसमें एलाइड वर्ग के लोग हुआ करते थे, मतलब अमीर वर्ग के लोग हुआ करते थे, वो उनका शोषण करते थे, शारीरिक संबंध बनाते थे, यही सब काम करते थे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यौन शोषण क्या था। और ये भी आपको समझ में आया इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट भी 1956 में क्यों आया था, कैसे आया था, ये भी समझ में आ गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब देखो इसी पर एक केस भी आया है, समझ गए, बहुत ही फेमस केस है।
तो मैं आपको समझाता हूं कि मतलब ये जो वेश्यावृत्ति था ये छोटा वर्ड नहीं है, ये बहुत ही बड़ा वर्ड है। अब मैं बताता हूं आपको, एक इस पर केस आया था, वेश्यावृत्ति वाले पर एक केस आया था, उसको बोलते हैं गौरव जैन। क्या लिखेंगे उसको हम? गौरव, बहुत ही फेमस केस है ये, गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ये जो केस आया ना, बहुत ही फेमस केस उस समय हुआ था, मतलब भैया कारण भी था इसका फेमस होने का। अच्छा, सन उन आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन मैं लिख देता हूं, 1997 में आया था ये केस। अब इस केस में जो ये गौरव जैन थे, इन्होंने क्या उठाया था, एक मुद्दा उठाया। इन्होंने कहा कि भैया देखो, ये जो वेश्या होती है, वेश्या जो होती हैं, इनके जो बच्चे होते हैं, वेश्या के कौन, वेश्या के बच्चे, वेश्या के बच्चे, उनके बारे में इन्होंने सोचा। और क्या सोचा था उनके बारे में? इन्होंने कहा कि भैया देखो, ये जो वेश्या होती हैं, इनको भी समाज में उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना कि और भी औरतों को मिलते हैं। समझ गए? तो इनको भी सम्मान से जीने का हक है, क्योंकि आर्टिकल 21 भी तो लगा है। आर्टिकल 21 किसके लगा, किसके लिए लगा? तो हम कहेंगे भैया भारतीय नागरिकों के लिए लगा, सबके लिए लगा है। अगर सबके लिए लगा है तो आप अपने दिमाग से सोचो, तो ये जो वेश्या होती है, ये भी तो भारत की नागरिक हैं। अगर ये भारत की नागरिक हैं तो भैया इनको भी बराबर के हक मिलने चाहिए। समझ गए? तो इनको भी क्या हो, सम्मान का जीवन जीने का हक हो, सम्मान से जीवन जीने का अधिकार हो। अब भैया सम्मान से जीवन जीने का अधिकार इनके पास कब होगा? जब भैया अगर कोई वेश्या होगी तो उसके अगर बच्चे को भी क्या होगा, समान शिक्षा मिले। समझ गए? नौकरियों में समान अवसर मिले। अगर स्कूल जा रहा है तो वहां पर उसके साथ भेदभाव ना किया जाए, तभी तो ये सारी चीजें हो गई। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये पॉइंट आपको यहां पर क्लियर करने हैं कि तो यहां पर जो गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया था, तो यहां पर इन्होंने कहा कि ये जो वेश्याओं के बच्चे होते हैं, किसके बच्चे, मतलब वेश्याओं के जो बच्चे होते हैं, उनको भी समान अवसर मिलना चाहिए। किसका किसका? शिक्षा का, नौकरी का, या किसी उद्योग धंधे का, हर प्रकार की उनको भी समानता मिलनी चाहिए। समझ गए कि नहीं? ये कौन रखा बात? गौरव जैन ने रखा। गौरव जैन ने इन वेश्याओं के बारे में सोचा। समझ गए? तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आर्टिकल 21 में ये बात लिखी गई है कि ये जो भैया प्रोस्टिट्यूशन होता है, मतलब वेश्यावृत्ति होती है, ये क्या है, लीगल है। समझ गए? अगर ये अपनी इच्छा से कर रही हैं तो लीगल है, अगर इनको फोर्सफुली करवाया जा रहा है तो ये मतलब इलीगल है, मतलब इमोरल है, अनैतिक कार्य हो जाता है तब। समझ गए? अब भैया ये अपने आजीविका के लिए कुछ भी करें, तो गौरव जैन ने यही बात बोला कि भैया इनकी जो बच्चे होते हैं उनको भी जीने का अधिकार दो, ताकि आगे से ये लोग मजबूर ना हो ये काम करने पर। तो गौरव जैन की सोच अच्छी थी, तो उन्होंने अच्छा काम भी किया। तो समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अगर आपसे कोई बोलेगा तो भैया सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इसमें, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ सही बात है, सही बात है, ये जो वेश्याओं के बच्चे होते हैं इनको जीने का मतलब सम्मान से जीने का हक है, सम्मान से जीने का अधिकार है। समझ गए? इनको समान शिक्षा दी जाए, इनको समाज नौकरियों में समानता की अवसर, मतलब क्या कहते हैं उसको, नौकरियों में समानता का अवसर दिया जाए। समझ गए? इनके साथ भेदभाव ना किया जाए। समझ गए? अगर कहीं पर ऐसा होता है तो भैया राज्य को कार्रवाई करना पड़ेगा, ये काम राज्य करेगी। समझ गए? ताकि मतलब इनको भी क्या हो जाए, आराम से भैया। तो और सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो सुनो राज्य, ये जो बच्चे हैं ना, इनके लिए आप क्या करवाओगे, इनके लिए आप आवास गृह बनाओ, ताकि ये बच्चे मतलब बिना घर के ना रहे, इनके पास भी घर होना चाहिए, इनके पास भी क्या होना चाहिए, घर होना चाहिए, ताकि ये अपने सपनों को उड़ान दे सके। समझ गए? ये बहुत अच्छी अच्छी बातें थी गौरव जैन वाले केस में। तो अपने दिमाग में थोड़ी थोड़ी बातें रखे रहना कि हाँ, इसलिए अपने यहाँ भैया अपने देश में देखो वेश्यावृत्ति जो होती है वो लीगल है। समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, लेकिन अगर इमोरल तरीके से होगा तो इलीगल होगा, जबरदस्ती नहीं, अगर कोई अपने साथ जाता था। फिर बाबू और एक आध दो केस आते हैं, तो वहां आपसे केस नहीं पूछेगा, वहां आपको केवल एग्जाम्पल देने हैं, मैं आपको बताता हूं। और जैसे हमने कहा था, अगर कोई वेश्या है,
अगर ये किसी आदमी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहती है तो या उसको मतलब कि उसको जबरदस्ती फोर्स नहीं किया जा सकता है कि वो तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाए। ऐसे एक बॉम्बे में एक पुलिस था, तो पुलिस ने क्या किया था, एक वेश्या थी उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया था, तो वो केस भी गया था बॉम्बे हाई कोर्ट में। तो वहां से भी यही डिसीजन निकल के आया था कि भैया ये जो महिलाएं होती हैं अगर नहीं चाहती हैं किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाना तो वहां पर आपको याद होना चाहिए कि उनके साथ शारीरिक संबंध कोई नहीं बना सकता। समझ गए? अगर बना रहा तो ये इलीगल है। अब ये हमेशा क्या हो गया, जो वेश्या होगी उसके बातों पर डिपेंड करेगा। समझ गए? उसकी इच्छा पर डिपेंड करेगा वो किसके साथ रहना चाहती है, किसके साथ रहना नहीं चाहती है। तो भैया समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ऐसे बहुत सारे केस आए हैं कि जहां पर वेश्याओं को भी मतलब कि उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनके साथ सम्मान मतलब सम्मान से रहा जाएगा। ये सब बहुत सारे केसों में बोले गए हैं। तो आपको केवल इतना समझना है कि भैया अगर लीगल है मतलब वैध है तो इसका मतलब इनको पूरा आर्टिकल इनके लिए वैलिड है, बस इतना समझो। लेकिन बाबू एक बात और बता देते हैं, तो क्या भैया इनकी अगर इच्छा होगी तो ये खुले में कर लें सब कुछ? नहीं, ये बात भी रोक के याद रखना कि खुले में नहीं कर सकती हैं। समझ गए? ये सब अगर से चीजें प्राइवेट चीजों में है तो ये प्राइवेट ही रहें। समझ गए कि नहीं? ये नहीं कि मतलब चाहे जहां जाए ऐसे सड़क उड़क पे ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती भैया? क्योंकि भैया देखो इसमें भी तो जो समाज होगा, समाज को तो ये लोग नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे तब। समझ गए कि नहीं समझ गए? इतना भी एक्सट्रीम इनको वो सब नहीं दिया गया, इतना रिस्ट्रिक्शन से दिया गया, इतना याद रखे रहना। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो बताओ, मानव तस्करी का मतलब समझ गए, बंधुआ मजदूर का मतलब समझ गए। अब हम चलते हैं भैया दूसरे पे, बेगार। हम कहते हैं भैया बेगार क्या होता है? इसे में एक वर्ड और आता है ना, बेगार। बेगार। अब ये जो बेगार वर्ड आता है ये क्या है? हम कहेंगे भैया बेगार का मतलब होता है बिना मजदूरी के काम करवाना। बिना मजदूरी के काम, बिना मजदूरी के काम करवाना, बिना मजदूरी के काम करवाना, ये बेगार कहलाता है। जैसे अभी हम कहते हैं ना, जो बहुत अमीर अमीर लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, किसी गरीब को पकड़ते हैं तो उसको थोड़ा सा खाना दे देंगे, थोड़ा सा खाना दे देंगे, उसको मजदूरी नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे, और कहेंगे मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो, मेरे यहाँ ये रहो, मेरे यहाँ ये करो। तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेगार बोलते हैं। तो बाबू बेगार को भी क्या कर दिया गया है? अपने यहाँ अवैध घोषित कर दिया गया है, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। तो ये भी याद रहना चाहिए। अब आते हैं ये जबरन मजदूरी पर। जबरन मजदूरी पर, जबरन मजदूरी पर। तो ये जो जबरन मजदूरी होता है इसमें क्या होता है भैया? तो हम कहते हैं भैया अगर आपसे कोई कहे कि जबरन मजदूरी का मतलब क्या होता है, तो हम कहते हैं भैया किसी को जबरदस्ती काम पर रखना। समझ गए? क्या रखेंगे यहां पर, क्या बोलेंगे? मतलब जबरदस्ती, जबरदस्ती, जबरदस्ती काम पर रखना। समझ गए? बंदा नहीं चाह रहा है कि काम करना, फिर भी उसको आपने क्या रखा है, कह रहा है चलो काम करो मेरे यहाँ, चलो काम करो मेरे यहाँ, मेरे कंपनी में काम करो। समझ गए? तो ये क्या हो गया? जबरन मजदूरी हो जाता है। सर क्या और कुछ होता है? हाँ भैया। कैसे पता चला? बाबू एक ना एशियाड गेम होता है, समझ गए? एक एशियाड केस हुआ है, मैं आपको बताता हूं। एशियाड केस हुआ था 1982 में। अब ये जो एशियाड केस था, ये एशियन गेम आपने सुना होगा, एशियन गेम, एशियन गेम्स। समझ गए? 1982 में एशियन गेम्स होने थे। तो भैया वहां पर जो मजदूर थे काम करने वाले, उनको वहां पर भैया जितना मजदूरी देना था उतना मजदूरी भी उनको नहीं दिया गया। बहुत ही कम पैसों में वहां के मजदूरों को हायर किया गया। समझ गए? बहुत ही कम पैसों में। तो भैया जब एशियन केस मतलब कहते हैं, कहने का मतलब एशियाड केस, जैसे हम बोलते हैं एशियन गेम में, जब ऐसे खेल या फील्डों में लोगों को बढ़िया मजदूरी नहीं दी जा रही है, तो इसका मतलब ये सब क्या हो गया? जबरन का मतलब। तो भैया सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला कि भैया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया देखो, अगर एक मिनिमम वेज बना लो, तो उन्होंने मिनिमम वेज बना लिया। जैसे आज भी अगर आपको पता होगा तो दिल्ली उल्ली में अगर आप जाओगे, लेबर को 8200 रुपए फिक्स किए गए हैं।
और जो मिस्त्री उस्त्री होते हैं उनको 12,000 रुपए फिक्स किए गए हैं। ऐसे करके इनिशियली अगर कोई 8200 रुपए से कम पाता है तो इसका मतलब उसको मिनिमम वेज से कम दिया जा रहा है। समझ गए, मिनिमम वेज से कम दिया जा रहा है। अगर किसी को मिनिमम वेज से कम दिया जा रहा है तो वो भी जबरन, मतलब कि जबरन मजदूरी के कैटेगरी में आता है। समझ गए, इसलिए भैया किसी को मिनिमम वेज तो जरूर ही देना है। अभी जैसे मान लो कि पुलिस वुलिस है, कोई जेल में है, तो जेल में भी लोग काम करते हैं। तो जब जेल में लोग काम करते हैं तो वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है भैया जो जेल में काम कर रहा है उससे आप जबरन काम भी नहीं करवा सकते। अगर वो काम कर रहा है तो उसको आपको मिनिमम वेज देना होगा। समझ गए, जितना आपको उसकी आवश्यकता होगी उतना उसे देना होगा। इसलिए आपको मैं बता देता हूं, तो कभी भी याद रखे रहना कि भैया ये जो होता है जबरन मजदूरी उजदूरी, तो इसमें सारी चीजें आती हैं। समझ गए। अच्छा, हम कहेंगे अच्छा कोई अच्छा डिफिनेशन बता दिए जबरन मजदूरी का, तो भैया सीधे लिख लो ना, किसी को बिना भुगतान किए मजदूरी करवा लेना, मतलब किसी से बिना भुगतान किए क्या करवा लेना, मजदूरी करवा लेना। यही सब तो होगा, यही सब तो होगा। हम कहेंगे हाँ, समझ गए, यही सब पॉइंट थे, ज्यादा नहीं, बस इतना। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो भैया ये सब सारी चीजें अगर क्लियर होंगी तो आपको भी बढ़िया से समझ में आएगा, और भैया नहीं क्लियर होगा तो नहीं चीजें समझ में आएंगी। तो मिनिमम वेज जरूर देना है। समझ गए, न्यूनतम वेतन जरूर मिलने चाहिए इनको। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी पर रखना भी जबरन मजदूरी है। मिनिमम इनको जरूर मिलना चाहिए भैया। तो सर अगर अकाल पड़ गए तब, अगर अकाल पड़ गए तब, अकाल की स्थिति में भी इनको मिनिमम वेतन देने होंगे। ये नहीं कि भैया चलो यहां पर महामारी पड़ी है तो ये पड़ी है तो भैया इनको ना दिया जाए। अकाल की स्थिति में भी इनको मिनिमम वेज देना होगा, बिना कहे देना होगा। चलो ठीक है, हम अगले पे चलते हैं। तो ये बाबू तीन जो इसमें तीन वर्ड दिए गए, तीन के तीनों वर्ड आपको समझ में आ गए, बस इतनी चीजें हैं। तो याद रख के रहना कि चाहे कभी बेगार बोला जाए, चाहे जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन बोला जाए, मानव तस्करी बोला जाए, इन सबको किसमें निषेध बताया गया है, तो याद रखे रहना आर्टिकल 23 में इनको निषेध बताया गया है। अब हम चलते हैं आर्टिकल 24 पे। आर्टिकल 24 पे चलेंगे, बिना कहे आर्टिकल, बिना देरी किए आर्टिकल 24 पे चलेंगे। आर्टिकल 24 में बाल श्रम निषेध बताया गया है, बाल श्रम निषेध। और इसमें यह कहा गया भैया बाल कौन है, तब मतलब बात आती है बाल कौन है, तो हम कहेंगे भैया बाल श्रम निषेध का मतलब ये हो गया, आपको मैं बता देता हूं, समझ गए कि नहीं समझ गए। बाल का मतलब एज डिफाइन की गई कि जिनकी एज 14 वर्ष से क्या है, कम है, जो 14 साल से कम है वो क्या है, बाल है। तो यहां पर बोला गया बाल श्रम निषेध। तो जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है उनको हम क्या बोलते हैं, बाल बोलते हैं, मतलब बालक बोलते हैं, छोटा बच्चा। तो यहां पर क्या बोला गया, 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता, नहीं लगाया जा सकता। वर्ड समझा देंगे हम। खतरनाक काम, तो खतरनाक काम का मतलब ये होता है, जैसे हम कहते हैं ना तंबाकू की फैक्ट्री हो गई, पटाखों की फैक्ट्री हो गई, केमिकल्स की फैक्ट्री हो गई, समझ गए। ऐसे ऐसे जगहों को हम क्या बोलते हैं, खतरनाक काम बोलते हैं, समझ गए। तो ऐसे जगहों पर हम किसको नहीं रख सकते हैं, तो हम कहेंगे भैया ऐसे जगहों पर हम 14 साल से कम बच्चे को नहीं रख सकते, समझ गए। अगर रख रहे हैं तो इसका मतलब ये हम क्या कर रहे हैं, कानून के खिलाफ जा रहे हैं, समझ गए। जो 14 साल से कम बच्चे हैं, वर्ड ध्यान दिए रहना, बोला है खतरनाक कामों में नहीं लगा सकते। लेकिन क्या हुआ, बवाल बहुत बाल विवाद इसमें बहुत सारे चलते रहे,
तो भैया क्या इनको रोकने के लिए क्या कोई कानून बनाया जाएगा? जरूर कानून बनाए जाएंगे। बिना कानून बनाए किसी को भी आप रोक ही नहीं सकते। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो भैया हम क्या कहेंगे, भैया कौन से काम में इनको रोका जाए या कौन से काम में नहीं रोका जाए? तो भैया कानून बनाया गया कौन सा? तो हम कहेंगे चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1900, प्रोहिबिशन एक्ट यहां लिखिए 1986। डेट आपसे पूछ सकती है तो डेट वोट याद रखे रहना। समझ गए? और यहीं पर डिफाइन किया गया कि बोला गया कि 14 वर्ष से जो कम है, 14 वर्ष से कम जो है ये क्या है? तो हम कहेंगे ये बालक है। और क्या है? यही है बालक, यही है बाल। समझ गए? इनको हम किस में नहीं लगा सकते हैं? तो हम कहेंगे खतरनाक कामों में नहीं लगा सकते हैं। तो भैया क्या बात आती है, क्या तो अगर जो काम खतरनाक नहीं होगा उसमें लगा सकते हैं? देखो नहीं लगा सकते, उसमें भी बात बोली गई बाद में। अब मैं आपको यही चीज समझाऊंगा और आर्टिकल को यहीं पर खत्म कर दूंगा। 5 मिनट और लगेंगे। अब ये जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986 जो आता है, इसमें क्या बात बोली गई? भैया देखो ये बहुत पहले से भी आ रहा था कि अंग्रेजों के समय से, तो हम कहते आता था। तो उस समय अंग्रेज भी इसको डिफाइन किए थे कि भैया कोई अगर 5 साल से कम होगा तो वो बच्चा है। समझ गए? अगर कोई फिर मतलब और फिर बढ़ा दिए कि अगर 15 साल से अगर से कोई कम है तो वो बच्चा है। समझ गए? जब लेकिन 1986 जब आता है तो वहां पर यह बताया गया कि जो 14 साल से कम का बच्चा है उसको हम क्या बोलेंगे? बाल बोलेंगे। उसको हम बाल श्रम में लेके जाएंगे। समझ गए कि नहीं? तो बोला गया कि बाल श्रम अपने यहां निषेध है। क्या है? बाल श्रम अपने यहां निषेध है। तो भैया क्या होता है, एक काम होता है, इस एक्ट में ना 2012 में संशोधन कर दिया जाता है। 2012 में इसमें क्या किया जाता है? संशोधन किया जाता है। और संशोधन करने के बाद बोला गया कि सुनो, ये इसमें काम बांट दिया गया। एक को बोला गया हजार्डस और एक को बोला गया नॉन हजार्डस। समझना? इसको हम बोलते हैं बाबू खतरनाक। क्या बोलेंगे? इसको हम खतरनाक बोलेंगे। खतरनाक काम ये है। हजार्डस का मतलब जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा ना हो। और इसको हम बोलेंगे नॉन हजार्डस का मतलब कि जो काम खतरनाक ना हो। समझ गए? खतरनाक नहीं है, ये नॉन हजार्डस है। अब कहा गया भैया जो 14 साल से कम का बच्चा है यहां पर फुल्ली निषेध है, वो यहां पर काम नहीं कर सकता। तो क्या यहां पर कर सकता है? बोल दिया गया कि नॉन हजार्डस में भी वो काम नहीं कर सकता, बोल दिया गया। समझ गए? पहले यहां पर क्या बोला गया 1986 में कि जो भैया 14 साल से कम का बच्चा है वो क्या नहीं कर सकता? हजार्डस कामों में काम नहीं कर सकता। केवल इतना ही बोला गया था। लेकिन जो ये नॉन हजार्डस था इसके बारे में नाम ही नहीं आया था। तब 2012 में क्या हुआ? इसमें संशोधन किया गया और बोला गया कि खतरनाक कामों में तो नहीं कर सकता और उसके साथ साथ ही नॉन हजार्डस कामों भी नहीं कर सकता। अब भैया तब तो बड़ी खतरनाक हो गई। तो भैया इसका मतलब ये हुआ कि जो किसान का बेटा होगा, किसान का लड़का होगा, तो उससे वो काम नहीं करवा सकता। इंटरटेनमेंट में अगर उसका जाने का मन होगा तो यहां पर भी नहीं जा सकता। समझ गए कि नहीं? इंटरटेनमेंट में भी वो नहीं जा सकता, मनोरंजन वाले कामों में भी वो उसको नहीं ले सकते। तो ये सब सारी चीजें आते आते फिर से लोगों को दिमाग में एक बात आ गई, इसका मतलब अभी और संशोधन करने की जरूरत है। तो फिर लोगों ने क्या कर दिया? कहा भैया और संशोधन करो। तो भैया ये जो 2012 वाला कानून आया, फिर क्या कहते हैं? तो 2012 वाले कानून में 2015 में फिर से संशोधन किया गया। फिर से इसमें क्या कर दिया गया? संशोधन किया गया। और जो अब की बार संशोधन होगा तो उसमें इन्होंने बोला कि भैया देखो इसमें भी ऐसे बना दो। एक बना देते थे हजार्डस और दूसरा क्या बना दिया इन्होंने? नॉन हजार्डस। तो भैया हजार्डस में इन्होंने पूरा मना कर दिया
कि कोई किसी भी बालक को हजारस कामों में नहीं जा सकता, लेकिन जो नॉन हजारस था इसमें इन्होंने कहा कि भैया यहां पर काम कर सकते हैं। और नॉन हजारस का मतलब होता है कि जैसे हम कहते हैं ना खेती, खेती में मतलब अपनी खेती होनी चाहिए, दूसरों की नहीं, अपनी, समझ गए, अपनी खेती में वो लोग काम कर सकते हैं, समझ गए। और ये लोग मनोरंजन की दुनिया में जा सकते हैं, मनोरंजन में भी काम, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे कॉमेडी करते हैं, डांस करते हैं, ये सब करते हैं, तो उनको भी जाने का वहां पर अधिकार है। लेकिन कब है ये बता देता हूं, खेती वो करेंगे आफ्टर स्कूलिंग, मतलब उनको पढ़ने जाना है और वहां से पढ़ने के बाद ही वो क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं आफ्टर स्कूलिंग। पढ़ने के बाद ही वो मनोरंजन में जा सकते हैं, समझ गए। बिना पढ़े उनको वहां पर जाने के अधिकार नहीं है। तो बाबू ये आपको याद हुआ कि नहीं याद हुआ? हम कहेंगे हजार्ड मना, इनसे मना, उसमें मना। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए। और यही बात ना मैं आपको एक जगह और बता देता हूं, अपने यहां एक चीज और होता है, जैसे हम कहते हैं ना आर्टिकल 39A जोड़ा गया है, और ये आपसे पूछेगा आर्टिकल 39A में क्या है, तो आपको बता देना है, इसमें ये बताया गया है कि राज्य की ड्यूटी है, राज्य की ड्यूटी है कि वह 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की रक्षा करे। और ये बात आपसे कहेगा बताओ ये कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया, तो लिख लेना 42वां संविधान संशोधन 1976। समझ गए, ये बात तब जोड़ी गई थी। तो इतना याद रखे रहना, आर्टिकल 39A भी जोड़ा गया, इसमें ये बताया गया कि ए राज्य ये तुम्हारी ड्यूटी है कि 14 वर्ष से कम बच्चों की रक्षा तुम करो, ताकि उनसे कोई भी हजारस काम में उनसे काम ना ले सके। अब बताओ आपको अगर से कोई भी चीज समझ में ना आए तो बता देना, अगर से समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक इसमें ना कानून बोला जाता है कि ये जो कानून बनाया जाता है इसको हमें लोकतांत्रिक तरीके से बनाने चाहिए। मतलब हमें कानून को कैसे बनाना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से बनाना चाहिए, लेकिन इसका जो प्रयोग होता है ना उसको हमें निरंकुशता की तरह करना चाहिए। लेकिन अपने यहाँ क्या होता है, कानून निरंकुशता की तरह बनता है, लेकिन उसका प्रयोग क्या होता है, लोकतांत्रिक तरीके से होता है। कभी ये बहुत बड़ी बात है, कभी समय मिलेगा तब उस पर चर्चा करेंगे, ठीक ना। लेकिन आप लोग भी समझिएगा, सोचिएगा। थैंक यू।